हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की ये लेटेस्ट पैटर्न की क्रैश कोर्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी जेई और ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्रैश कोर्स जो है ये अवेलेबल है। अब इसमें बैक टू बैक आपके लिए लेक्चर्स रहेंगे और ये आपको ऑल ओवर इंडिया में होने वाले सभी एई और जेई एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो एकदम सीक्वेंस में देखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में कंटेंट जो है, इसकी प्लानिंग मैंने आपको बताई हुई थी पिछले सेशन पर, पिछले वीडियो पर। नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ऊपर। और अब यहाँ से इसके जो टॉपिक्स हैं वो होते हैं शुरू। तो आज का टॉपिक क्या है, आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैं आपको बता दूं जल्दी से शॉर्ट में। वीडियो को एज मच एज पॉसिबल मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा और डिटेल्स जो है प्रॉपर आपको डिटेल्स जो है लिखवाऊंगा और कवर करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। ये हमारा पहला सब्जेक्ट है एंड देन ग्रेजुअली एक के बाद एक अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। और आज जो है हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू करेंगे और यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारा सबसे प्राइमरी या पहला चैप्टर जो है वो होगा। ठीक, तो मैंने चैप्टर्स की लिस्ट आपको बताई हुई थी पिछली क्लास में कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, मॉड्यूल वाइज पूरा डिवीजन है। तो आज यहाँ से शुरू होने जा रहा है मॉड्यूल नंबर 1। ठीक, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज मॉड्यूल नंबर 1। फर्स्ट मॉड्यूल से हम शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो किस चीज़ के बारे में, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिक से एकदम शुरुआत करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके एई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए बेसिक कंसेप्ट जो है ये हम लोग को समझना है। बेसिक कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से उसको भी पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो अभी एक दो सेशन पर मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जब थोड़ा सा कंटेंट प्रॉपर पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं कौन से एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम एटम्स। एटम्स, ठीक, शुरुआत करते हैं। भाई दुनिया में हर चीज़ की शुरुआत जो है वो इसी से हुई ऐसा माना जाता है। ठीक है, इवन हर चीज़ जो फॉर्म हुई है वो एटम्स के फॉर्मेशन से ही बनी, एटम्स के कलेक्शन से ही किसी भी टाइप का मटेरियल, कोई भी टाइप की चीज़ जो है वो हमको मिलती है। अब इलेक्ट्रिकल में हम कंडक्टर की बात करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर की बात करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स भी जो ओरिजिनेट हुए ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की वजह से हुए। तो एटम्स होते क्या है, एटम का मतलब क्या होता है, तो इसको ये माना जाता है, पुराने समय में ये लिखा जाता था कि दे आर द स्मॉलेस्ट indivisible smallest indivisible particle of नेचर। नेचर का, किसी मटेरियल का सबसे छोटा, सबसे लास्ट इंटीग्रेशन जो है, जिसके आगे अब उस मटेरियल को, उस कंटेंट को, उस मैटर को अब और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज नोन एज एटम, ऐसा पहले समझा जाता था। अभी इसके आगे का और एडवांसमेंट क्या हुआ, फिर अब चेंजेस क्या हुए वो मैं बताऊंगा आपको। तो उसी से जो वर्ड आया एटमॉस, एटमॉस मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, जिसको खत्म ना किया जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। तो वहां से ये वर्ड फिर एटम का वर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी चीज़ को आप ब्रेक करना शुरू करें पीसेस में, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा है, उसको ब्रेक करते जाए तो एक ऐसा समय आएगा जिसके आगे अब उसको सेपरेट या डिवाइड नहीं किया जा सकता। वही स्टेट जो है वो उसका एटम का स्टेट है। ऐसा माना गया कि दुनिया का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल किसी चीज़ का हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेकडाउन किसी चीज़ का जो हो सकता है वो एटम का फॉर्म हो सकता है। ठीक, लेकिन आगे चल के बहुत सारी थ्योरीज जो है वो और आई, आगे चल के बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में और वर्क किया और काफ़ी कुछ चीज़ें और ढूंढ करके निकाला। जैसे जॉन डाल्टन की बात कर लो, या बोर्स बोर्स की थ्योरी बात कर लो, रदरफोर्ड की थ्योरी जो थी, जे जे थॉमसन की जो थ्योरी थी, ऐसे बहुत सारे लोग आए हिस्ट्री में और ये लोगों ने ये चीज़ प्रूव किया, इसका एग्जिस्टेंस बताया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अर्थ, और उन एटम्स से भी आगे जाया जा सकता है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो एटम को ये समझा जाता था कि स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल है। आगे चल के हमको पता चला कि इनके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो जो बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी जरूरी है उतना ही बताऊंगा। फिजिक्स के डेप्थ पे नहीं लेके जाऊंगा आपको, लेकिन उतना बताऊंगा कि बीडब्ल्यू में कितने से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई उसके बाद ग्रेजुअली हिस्ट्री में, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में लोगों को समझ में आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी खोज हुई और इनके थ्योरी से या इनके एग्जिस्टेंस से समझ में आया कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं। सन 1800 में जॉन डाल्टन ने इस चीज़ की शुरुआत की थी। फिर 1897 में जे थॉम्सन ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, ठीक है, C12 एटम के बेसिस पर। फिर उसके बाद जे थॉम्सन के बाद नेक्स्ट नंबर पर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने अपनी थ्योरी डाली। और 1913 के आसपास जो है बोर ने अपनी थ्योरी डाली, BOHR। BOHR, बोहर्स थ्योरी जो है वो काफ़ी फेमस हुई आगे चल के, जिसके मतलब इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के बारे में जाना कि भाई एटम से छोटे में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल का कंसेप्ट जो है वो वहाँ से निकल के आया। तो मतलब शुरुआत 1800 से हो चुकी थी इस चीज़ की, जिसमें ये समझ में आया कि नहीं, एटम ही सबसे छोटा नहीं होता, इससे भी छोटी कोई चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। तो अब इसको जब पूरे को एक साथ कंबाइन किया गया तो ये समझ में आता है कि एटम जो होता है, एटम जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, देखिए। अब सपोज कर लीजिए एटम का ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके इर्द गिर्द इस तरीके की ऐसी रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलता है, लाइक दिस। ये देखिए, ये एटम का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जैसा आपको दिखाई दे सकता है। आउटर लेयर थोड़ा ज़्यादा थिकनेस का हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके सेंटर पर क्या होता है? इसके सेंटर पर होता है एक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन होता है ये कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को होल्ड करता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी चीज़ें बिल्कुल इक्वल मात्रा में, इक्वल संख्या में अवेलेबल रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। इस पूरे रीजन को, इनर मोस्ट रीजन को, कोर रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, ये जो मैंने दूसरा एक पॉइंट शो किया हुआ है, दिस दिस कुड बी नोन एज न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, दे आर बेसिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली भी ये लोग न्यूट्रल होते हैं। और ब्लैक कलर से मैंने जिसको शो किया हुआ है, लेट अस अज्यूम कि ये प्रोटॉन्स को शो करता है, प्रोटॉन्स, ठीक है, जिनका कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। जब इस तरफ में हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, K, L, M, N, इस तरीके से शेल्स होते हैं, एनर्जी शेल बोला जाता है, एनर्जी बैंड बोल सकते हो आप। ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के बैंड जो है वो अवेलेबल रहते हैं। इन्हीं को ऑर्बिटल बोलते हैं, कि K ऑर्बिटल हो गया, L ऑर्बिटल हो गया, M ऑर्बिटल हो गया, N ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। 2, 8, 18, 32, इस हिसाब से इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर पोजीशन रहती है भाई? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्लेस्ड होती है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होती है प्लेस, देखिए, इन रीजन्स पर हो सकती है, यहाँ पर। और एक ये आउटर रीजन जो है यहाँ पर हो सकती है, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करती हैं कि इस न्यूक्लियस का चक्कर काट रही होती है, बिल्कुल हमारे सोलार सिस्टम में जो जो जिस तरीके से ये जितने भी जो पूरे ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो ये ऑर्बिट जो है ये पूरा सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, दिस इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना। ये जो ऑर्बिट चल रहा है यहाँ पर, ये एक तरीके का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको दिखता है कि सर्कुलर है, असलियत में ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है। इलेक्ट्रिकल बोलता हूँ, सॉरी, एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है इस तरीके का होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है,
इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, इसको जरा मैं साइड करता हूँ। चलिए ठीक है, इसको ऐसे ही समझते हैं हम लोग, लाइक दिस। तो ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो आपको इसके इर्द गिर्द चारों तरफ दिखाई देता है। तो आप जैसे सपोज कर लीजिए कि आप BARC का अगर लोगो देखे होंगे तो उसके अंदर आपको ये ऑर्बिट का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई भी देता है। ठीक है, ऐसा चारों तरफ ये घूमता रहता है। बेसिकली इतना ऐसा सर्कुलर फॉर्म में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्या क्या पूछता है वो डेटा मैं आपको पहले बताता हूँ। डेटा वाइज समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलके आ गए हमको। इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर हैविंग द नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई ऐसा चार्ज या ऐसा कोई अट्रैक्शन एक पर्टिकुलर किसी पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ नहीं होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन्स जो होता है वो पूरा का पूरा वजन एटम का, उसका मेजर हिस्सा जो है वो प्रोटॉन्स ही होल्ड करता है, मतलब इन्हीं का वजन होता है। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस सेक्शन का ही जो वेट होता है वही पूरे के पूरे एटम का वजन के जैसा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजन बहुत कम रहती है, नेग्लिजिबल मान सकते हो। मतलब कैसे, कितना क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं अगले पेज में। अब बाकी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है ना, और इनका वेट वगैरह जो है वो कैसे हम लोग बताते हैं, और ये सारी बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। सो डिटेल ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आज की क्लास में एकदम मस्त से बेसिक्स में अब आपको बताऊंगा। ये एटॉमिक थ्योरी वाला बेसिक पार्ट हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के ऑनवर्ड्स बाकी सारी चीज़ें जो है आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन चीज़ की बात करेंगे हम लोग अभी इस डिटेल्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल वाले टॉपिक के भीतर। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट किससे करते हैं? इसको ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं नॉर्मली। इसको डिनोट करते हैं, इस पे लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट पे लिखते हैं, दे आर डिनोटेड बाय ई माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इससे डिनोट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की मास के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितने का चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू तो आप बता सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज होता है इन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएल का, मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा एक दो टॉपिक लिखवाने के बाद। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इनकी मास कितनी होती है? सो देयर मास इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये डिटेल बड़े काम के हैं यार, इस डिटेल्स को ना एकदम अच्छे से नोट करके रखिएगा। यही सारे डिटेल्स जो हैं एग्जाम में काम के हैं, बाकी चीज़ें समझते जाइएगा, बाकी चीज़ें आप पढ़े भी हुए हैं केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, है ना, बट ये सब जो डिटेल्स है ना, ये एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है? तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम्स में हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो इतनी चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है। अच्छा, चार्ज वाइज जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में चार्ज एक बराबर ही होती है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये बिल्कुल सही। अच्छा, इनकी इसकी डिस्कवरी किसने किया था? वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, बट फिर भी आप याद रखिएगा कि इसकी डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया हुआ था। ठीक है,
इतनी बातें यहाँ तक की काम की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कूलम्स में इतना होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, तो जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी। चलिए अब इसके बाद और दो चार चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। अच्छा, जब मैंने कूलम्स में लिखा तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? जब मान लीजिए एक कूलम का चार्ज बताएंगे तो उसमें संख्या में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसके ऊपर सवाल यूपीपीसीएल के पेपर में आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा है। चलिए मैं ये चीज़ पहले लिखा देता हूँ, ये अलग से है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अदर देन दैट एक टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज हैज़ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम का चार्ज जो है वो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? उसमें होते हैं 6.24 इंटू 10⁻8, 8 या 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे 8 नहीं होता, यहाँ पे 18 होता है। इतनी ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं जब बोला जाता है कि एक कूलम का चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, तो जब जब 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब आप जैसे कैपेसिटर वगैरह की जब यूनिट लिखते हो उसमें बताते हो कि इतना कूलम का चार्ज है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए उस समय इतने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं वहाँ पे। पर कूलम ऑफ चार्ज 6.24 इंटू 10⁻⁻+ प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ चार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल। अभी प्रोटॉन्स के बारे में भी लिखेंगे और फिर उसके बाद दोनों का आपस में कंपैरिजन बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि इनका कंपैरेटिव मास का डिफरेंस या वेट का डिफरेंस जो होता है वो पता चलेगा हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं अबाउट द प्रोटॉन्स। सो आवर सेकंड पॉइंट इज प्रोटॉन्स। तो भाई प्रोटॉन्स के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए? प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं they are the positively charged particle, they are the positively charged particles, positively charged particles। ठीक है, अच्छा इसका भी जो मास है वो जरा समझते हैं। इसका भी जो वेट है, कितना वेट होता होगा प्रोटॉन्स का? चलिए एक प्रोटॉन का चार्ज और वेट दोनों में पहले बता देता हूँ। मास ऑफ द प्रोटॉन, so mass of proton is 1.627 इंटू 10⁻⁻। एक अंदाज़ा लगाइए पहले माइंड में, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, एक अंदाज़ा लगाइए। 10 का पावर कितना? इलेक्ट्रॉन में मैंने -31 लिखवाया था ना, यहाँ पे कितना होता है? -27 kg। 1.602 होगा, 627 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। दिस इज 1.602 इंटू 10⁻⁻27 kg। वो कितना था? -31 था इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के केस में इसका मास कितना है? 1.602 10⁻⁻27। तो बड़ी वैल्यू किसकी है? प्रोटॉन की है ना। मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से पूरे एटम का जो टोटल मास होता है वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा उसमें प्रोटॉन का होता है, और ज़्यादा बड़ा हिस्सा मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया। और इसकी जो चार्ज होती है इसके अंदर वो कितने की होती है? तो चार्ज पे मैंने आपको बताया था कि चार्ज तो दोनों में सेम ही होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, देखिए सेम वैल्यू रहेगी यहाँ पे भी जो मैंने इसमें आपको लिखा था। 1.602 10⁻⁻19 लिखवाया था ना, इसमें भी सेम रहता है। चार्ज वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्स। इतने की चार्ज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहती है। दोनों में 1.602 लिख दिया क्या? ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। 1.627 है ये मास जो है, ये 1.627 10⁻⁻27 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, सेम जैसा कि इलेक्ट्रॉन के केस में मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, और क्या क्या डिटेल लिखना था? इसका मास हो गया, चार्ज लिख लिया हम लोग इसका। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किन्होंने की? तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय it was discovered by
अब देखिए किसने डिस्कवरी की, ऑप्शन आपको देता हूँ, जे थॉमसन बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन की। अब आपके पास बच गया रदरफोर्ड, कैडविक और डाल्टन। ये तीन में से बताइएगा कि कौन इसकी डिस्कवरी जो है, किन्होंने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, तो भाई इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी डिस्कवरी किन्होंने किया, इसकी डिस्कवरी किया रदरफोर्ड ने, डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ठीक है, ये अलग अलग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इसकी डिस्कवरी भी अलग अलग लोगों ने की है। वैसे तो पूछता नहीं है डिस्कवरी का क्वेश्चन, बट अगर सपोज कर लीजिए कभी पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा इतना बेसिक डिटेल है कि ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग बता चुके हैं, तो इसका भी पूरा डिटेल हम लोग लिख लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, दैट इज आवर न्यूट्रॉन। इसको हटाते हैं, थर्ड पॉइंट पर लेकर के आता हूँ आपको, पॉइंट नंबर 3। सो आवर थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रॉन्स। जैसे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है, वो उसका क्रेडिट जो है वो कैडविक को जाता है। चलिए, न्यूट्रॉन्स जो है, इस पर चार्ज कितने होते हैं, दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है, ना ये पॉजिटिव होते हैं सेपरेटली, ना ऐसा कोई नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, इनमें नो चार्ज होता है, किसी प्रकार का कोई चार्ज जो है वो नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, इसी वजह से हम लोग इनको बोलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका मास जो होता है वो कितना होता है, लिख सकते हैं आप, मास ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। बेसिक बेसिक डिटेल्स है, इसको कवर करके करते चलिएगा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो मास ऑफ प्रोटॉन में मैंने आपको क्या लिखा है, 1.627 इंटू 10⁻27 kg लिखवाया था ये चीज़, नोट कर लीजिएगा इसको। सेम थिंग को फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ, दोनों के केस में बिल्कुल एक ही होता है। ठीक है, तीन पार्ट में इसको कर दिया है मैंने, आप इसको एक ही पार्ट में पूरा पढ़िएगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन होता है। एक मिनट रुको, इसको एक ही ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कभी अगर पूछ लिया तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 1.627 इंटू 10⁻⁻27 ही इसकी वैल्यू रहती है केजीज में। बाकी कभी अगर ग्राम्स में पूछा तो बात अलग है। डिस्कवर्ड बाय, इसकी डिस्कवरी किन्होंने की, तो भाई डिस्कवर्ड बाय तो मैंने अभी जस्ट बताया, कैडविक, डिस्कवर्ड बाय कैडविक। ठीक है, तो किसको किसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसको किसको किसकी किसकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। अब जब सपोज कर लीजिए कि आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का अगर कंपैरिजन करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इफ़ वी हैव टू कंपेयर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिख सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देखिए यहाँ पे 10⁻³ kg के फॉर्म में लिखवाया ना मैंने, ये देखिए ये वाला, कि 9.11 इंटू 10⁻⁻31। चलो इसको लिख लीजिए, so this is 9.11 into 10⁻⁻31 kg में, और डिवाइड बाई 1.627 इंटू 10⁻⁻27। ये देखिए ये भी लिखवाया मैंने आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी मास को अगर दोनों की कंपेयर करोगे आप तो आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा पता है। तो आपको जो डिफरेंस निकल के आएगा यहाँ से 1/1 बाई, कितने का डिफरेंस निकल के आएगा, 1/1835 के आसपास का डिफरेंस जो है वो मिलेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 1835 का डिफरेंस, 35 से थोड़ा बड़ा डेटा आपको मिलेगा, 1837, 1837 के आसपास मिलेगा। या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली आप बोल दो 1840, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में। ज़्यादा मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेंगे तो देयर फॉर यू कैन से
कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस चीज को थ्योरेटिकली लिख लीजिएगा कि देयरफॉर मास ऑफ प्रोटॉन, mass of proton is approximately 1837 times the mass of electron, the mass of electron। ठीक, तो इसको डिवाइड करके भी हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, इसको डिवाइड करने के बाद भी हम इस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन वैसे भी ज़्यादा ही रहता है। तो हमेशा किसी भी एटम के अंदर, इसलिए आप देखिएगा कि जो न्यूक्लियस का हिस्सा होता है वही वो हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा वेट होल्ड करता है, सबसे ज़्यादा वजन अगर कोई चीज़ होल्ड करता है पूरे एटम के भीतर तो वो उसका न्यूक्लियस का पोर्शन होता है। ठीक, ठीक है भाई। तो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1837 से 1840, कभी कभी किताब में 1840 भी लिखा होता है, तो वो इवन दैट वन इज राइट। 1837 से 1840 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा जो है वो यहाँ पर डेटा मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैटर के बारे में कि व्हाट इज अ मैटर। तो अब हमको ये समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को मिला करके एक एटम फॉर्म हुआ। मल्टीपल एटम्स जब मिल गए तो क्या बना, मॉलिक्यूल्स बन गया। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैटर की। ठीक है, तो मैटर क्या हो गया, नहीं वो वाला नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मतलब मैटर का मतलब क्या हो गया ये पूछ रहा हूँ, है ना। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं ना कि अरे क्या मैटर हो गया भाई, वैसा वाला नहीं। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, नेचर में कोई भी अवेलेबल ऐसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, या जिसका कोई मास हो, कोई वॉल्यूम हो, कोई शेप हो उसका, वो सब कुछ एक मैटर की कैटेगरी में आता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज अ मैटर। एक लाइन में अगर कोई किसी को बताना हो तो बस इतना ही आप बोल दीजिएगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है दैट इज अ मैटर। सफिशियंट है बात। अब मैटर के हजारों डेफिनेशन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैटर जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से बनता है मॉलिक्यूल, से बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक, और वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल्स से आपको मिलता है मैटर, से आपको मिलता है किसी भी प्रकार का मैटर, किसी भी टाइप का मटेरियल जो है वो जो फॉर्म होता है इस तरीके से। ठीक है, तो एटम जो है वो मैटर होगा कि नहीं होगा, वो भी एटम, एटम जो है वो भी मैटर है, ऑब्वियसली वो भी मैटर है। और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मिला करके भी कुछ मैटर होती है। तो मैटर का मतलब क्या होता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए जो फिजिकली दिखाई दे, ऐसा नहीं है। हवा भी एक मैटर है, इवन एयर इज अ मैटर, वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, भाई आप बलून फुलाते हो तो उस बलून का एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज एयर। तो वो भी एक मैटर है, यहाँ पर वो भी एक मैटर है। तो मैटर के फॉर्म्स क्या होते हैं, आप लिखेंगे फॉर्म्स ऑफ मैटर जो होंगे वो तीन फॉर्म्स होंगे। कौन कौन से फॉर्म्स, सबसे पहला सॉलिड, दूसरा फॉर्म जो होता है वो होता है लिक्विड, और तीसरा जो फॉर्म होता है दैट इज गैस। तो मैटर भी तीन प्रकार में क्लासिफाई होती है, मैटर भी तीन अलग अलग फॉर्म्स में होती है, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इतने अलग अलग कैटेगरी में आप इसको डिफाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मैं बात करूं तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पे वापस लेकर के आता हूँ। चलिए लेट अस सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वापस से एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेगमेंट मैंने बना दिया, और इसके इस इनर मोस्ट पोर्शन के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस, इस सेगमेंट पर है न्यूक्लियस। ठीक,
अब यहाँ पर प्रोटॉन्स भी है और यहीं पर न्यूट्रॉन्स भी है, बराबर मात्रा में। नॉर्मली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी एटम हमेशा अपने स्टेबल स्टेट पर होता है, ठीक है। एटम इज ऑलवेज इन अ स्टेट, इन अ स्टेबल स्टेट, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब बराबर रहती है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट। अब सपोज कर लीजिए कि मैंने आपको बताया कि इसके ऐसे आउटर मोस्ट शेल पर भी इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अब यहाँ पर ये वाइट कलर से मैंने जितने शो किए सभी इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट रीजन जो बोलते हैं हम लोग, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा शेल है ये? दिस इज वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस बैंड, इस बहुत सारे नाम से जाना जाता है। वैलेंस शेल बोलता हूँ मैं नॉर्मली, आप वैलेंस बैंड भी बोल सकते हो, बात एक ही है उसकी। तो दिस इज द वैलेंस शेल, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है। अब देखिए हमको ये पता है कि बाय डिफॉल्ट चार्जेस, जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती हैं, जो लाइक चार्जेस होती हैं वो रिपेल करती है एक दूसरे को। लगभग 8वीं या 9वीं स्टैंडर्ड से हम लोग इस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी ये होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में भी एग्जैक्टली ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर भी यही फिनोमिना है, यहाँ पे भी अलग अलग ऑर्बिटल्स पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ फोर्स जो है वो रहता है। उसी के हिसाब से आप एनर्जी बैंड जो है वो बनाते हैं कि जो जितना करीब का बैंड है उसके ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स जो है वो लग रही है। तो अगर उस बैंड के इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना है, आपको इस एटम से बाहर निकालना है, तो आपको हायर एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए हायर एनर्जी बैंड हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है भाई। और जो जितना इससे दूर है, ये सब कुछ किसके आधार पे है? ये सब कूलम्स लॉ के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, बाय डिफॉल्ट ऐसा लिखते हैं। Q1 Q2 आर बेसिकली द चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q1 एंड Q2, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, लेट इट बी Q1, एंड इसके अंदर जो प्रोटॉन्स है ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, सो दिस इज Q2। तो Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Q1 मल्टीप्लाइड विथ Q2 होल अपॉन R का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा भाई, डिस्टेंस के स्क्वायर के बेसिस पे फोर्स रिड्यूस हो जाएगा ना। तो वो सिनारियो हमको देखने को मिलता है, और इसी फिनोमिना से हमको ये पता चलता है, किस फिनोमिना से? कूलम्स के नियम से हमको ये पता चलता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, जिसको कि वैलेंस शेल बोलते हैं, यहाँ की इलेक्ट्रॉन सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी अपने प्रोटॉन से अट्रैक्शन का। तो प्रोटॉन्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो इनके अंदर सबसे कम होगा। तो इनको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है? इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दे आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही किसी भी मटेरियल के अंदर करंट के फ्लो को कंस्टिट्यूट करती हैं। करंट के फ्लो का जो मेजर कारण होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस बोलते हैं हम लोग। और चार्जेस में बाय डिफॉल्ट हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा कहाँ से? ये सारा इलेक्ट्रॉन्स तो टाइटली पैक्ड होगा अपने स्ट्रक्चर के भीतर। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी तब होती है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हो। मतलब वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से सबसे कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस पर अगर आपने बाहरी बल लगा के, चाहे टेम्परेचर से, चाहे प्रेशर से, चाहे करंट सप्लाई से, किसी भी फॉर्म से, अगर आपने इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फ्री इलेक्ट्रॉन बना लिया, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है करंट को कंस्टिट्यूट करने में, जहां करंट को लिखते हैं हम लोग I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो कौन सी चार्जेस होती है? वो यही इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो इसी के ऊपर एसएससी जेई का क्वेश्चन था 2014, 15, 16, ये तीनों ड्यूरेशन के अंदर आपको सवाल मिलेगा, जहां पर ये पूछा हुआ है कि जो करंट हम बोलते हैं वो करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसा करके अलग अलग क्वेश्चन में पार्ट में पूछा हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में आप बता सकते हैं कि भाई ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लो हो रहा है उसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है, जहां पर आई इंटेंसिटी को दर्शाता है। चलिए खैर, तो हम अभी मैटर की बात कर रहे थे। तो मैटर जो होता है वो इस तरीके से होता है, और ऐसे हमारे पास अलग अलग शेल्स होते हैं। इन शेल्स के अंदर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी से ही हम लोग चार्ज बना सकते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी से ही हम लोग करंट का कंस्टिट्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताइएगा
ठीक। अब इसमें एक चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, द वैलेंस शेल electrons are responsible for the conduction of current, for the conduction of current through that element, through that element। ठीक। तो मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। once once they become free electrons, free electrons, ठीक है, कि जिस मौके पे, जिस मोमेंट पे आप इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, उस मौके पर ये कंस्टिट्यूट करते हैं टू द करंट सप्लाई या करंट फ्लो। ठीक है, चलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो बात फिर किसकी होगी? कंडक्टर, कंडक्टर की भी बात होगी यहाँ पे, इंसुलेटर की बात होगी, और तीसरे पॉइंट पर किसकी बात होगी? सेमीकंडक्टर्स की बात होगी। ठीक है, तो ये तीनों के एस्पेक्ट से अगर मैं आपसे पूछूं, ये तीनों के एस्पेक्ट से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, मतलब इन तीनों के एस्पेक्ट से मैं देखूं कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स, ये एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए अलग से मैं आपको लिखवा रहा हूँ हाईलाइट करा के। एंड फॉर सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, ये तीनों चीज़ों को समझते हैं। ये कितने कितने होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के ज़्यादा होते हैं कि इंसुलेटर के ज़्यादा होते हैं, ये सोच के बताइएगा। तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर जो है, आप लिखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 4 इन द केस ऑफ कंडक्टर। तो मतलब इंसुलेटर में और कम होते होंगे। भाई इंसुलेटर के केस में ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, और सेमी कंडक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, ऑलमोस्ट इक्वल टू 4। इसी हिसाब से ये वेरिएशन जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर रहता है। जब मैं जब भी इसीलिए मैटर की बात करूंगा, और मैटर में जब मैं सॉलिड्स की बात करूंगा, तो सॉलिड्स में हमारे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसी तीन को समझते हैं कि भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स का क्या सीन है। तो भाई अगर इंसुलेटर्स है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अबव 4 है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर उसमें अबव 4 है तो उसको तो फ्री कराना आसान होगा, और अगर वो आसानी से फ्री हो जाएगा तो उस कंडीशन में वो तो ज़्यादा आउटपुट वो कंडक्ट कर सकता है। तो हमको इंसुलेटर्स के केस में करंट आउटपुट कम क्यों मिलती है फिर, या करंट मिलती ही नहीं है, बाहर आउटपुट में ये लोग करंट ही नहीं देते हैं, तो ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए एक लाइन लिखवा देता हूँ मैं आपको कि इट इज़ ईजियर टू लूज लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन as compared to as compared to higher number। जहां पर कम मात्रा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, वहां पर उसको लूज करना ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू जहां ज़्यादा अवेलेबल है उसकी तुलना में। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ का ये सीन है। तो इसी वजह से इंसुलेटर्स में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री करा सकते हो, दे कैन इजीली बिकम अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बट इंसुलेटर्स के केस में एकदम टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, और टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इट इज़ टफ टू लूज दैम। तो ये एक इसके साथ डिफिकल्टी पैदा होती है। ठीक है, तो ये तो थे कुछ कुछ बेसिक्स अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में कुछ कुछ थोड़ा सा बेसिक था आज के सेशन पर। और इसके ऊपर जो डेटा मैंने आपको लिखवाया हुआ है, ये डेटा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हर क्लास में आपको मैं प्रॉपर डेटा लिखवाऊंगा, और ये हर डेटा बड़ा काम का रहेगा। जैसे कि आपको रजिस्टिविटी का डेटा पूछ लेता है, कंडक्टिविटी का डेटा पूछेगा अलग अलग मटेरियल का, कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर, ये चार मटेरियल दे दिया, आपको पूछेगा चारों में से सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी बताइए किसकी है,
या कंडक्टिविटी का एक डेटा लिख देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानने बोलेगा कि ये किसकी कंडक्टिविटी गिवन है इसके अंदर से। कंडक्टिविटी का डेटा पूछता है, रेजिस्टिविटी का डेटा आपको ओम मीटर के फॉर्म में पूछ लेगा मटेरियल्स के लिए। तो ये पता होने से पहले इनका पहले बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाइज इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से। अभी एकदम हम लोग बेसिक से शुरुआत किए हैं, अभी स्टार्टिंग लेक्चर है तो मैं बहुत प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ आपके ऊपर, बट ग्रेजुअली हम इस पर और जैसे जैसे एडवांस होते चले जाएंगे, मस्त हायर लेवल तक मैं आपको बताऊंगा इसमें पूरा डिटेल। ठीक, तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को। कल के सेशन पर, नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलूंगा और इसके आगे का टॉपिक जो है वो बताऊंगा आपको, मज़ा आएगा पढ़ने में। और नेक्स्ट सेशन के बाद से यानी कि तीसरे नंबर के वीडियो से आपको इसके क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप फिर देखेंगे कि यूपीपीसीएल में या एसएससी में या अदर एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चन किस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर अब मैं एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। और हाँ, एक और चीज़ की इवनिंग में 7:30 PM आप लोगों के लिए जो अपना आरंभ बैच जो है उसका CTQ सेशन मशीन का अवेलेबल रहेगा, उसे देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल फिर से इसी टाइम पर। टिल देन टेक केयर ऑल माय स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।